आज का हमारा टॉपिक है चोल प्रशासन। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्राचीन राजवंश था, किंतु उसका यश 11वीं सदी में चरम सीमा पर था। इस वंश के यश वृद्धि का कारण विशाल साम्राज्य नहीं, बल्कि उनका शासन प्रबंध था। उनकी शासन व्यवस्था ही उनके इतिहास का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पक्ष है। चोलों के केंद्रीय शासन का प्रधान राजा होता था। वही प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी और सर्वशक्तिमान होता था। उनके शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था तथा राजा का प्रजा में बड़ा सम्मान होता था। इसीलिए कई राजाओं और उनकी पत्नियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित कर उनका पूजन किया गया है। परंतु चोल शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं थे, वे प्रजापालक होते थे। प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हित के कार्य करने को वे अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। यद्यपि चोल शासक प्रशासन और राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे तथा उसे समस्त अधिकार प्राप्त होते थे, किंतु राजा कानून का निर्माता नहीं होता था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और नियमों का अभिभावक हुआ करता था। वीरता और विजयों के कारण चोल शासक अपने को महान उपाधियों से अलंकृत करते थे और अपनी राजसभा को वैभवपूर्ण तरीके से सुशोभित करते थे। प्रशासन में राजा मंत्रियों का परामर्श और अपने सामंतों की सहायता लेता था। प्रशासन में सहयोग देने के लिए उस समय विभिन्न मंत्री और बड़े पदाधिकारी होते थे। इन अधिकारियों को नकद वेतन न देकर भूखंड दिए जाते थे। चोल शासकों ने अपने समय में ही युवराज की नियुक्ति और शासन कार्यों में उनको सम्मिलित करने की परंपरा स्थापित की, जिसके कारण उत्तराधिकार के युद्ध नहीं हुए। उस समय सम्राट का पद पैतृक था। साधारणतः ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज बनता था, किंतु उसके अयोग्य होने पर छोटे पुत्र को भी युवराज चुनने के उदाहरण मिलते हैं। प्रोफेसर मित्तल के अनुसार चोलों के केंद्रीय प्रशासन में कोई मंत्री परिषद नहीं थी, बल्कि राजा की सहायता के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी जमात थी। ये राजा के निकट संबंध में रहते और राजा को समय समय पर परामर्श देते थे। राजा इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि स्थानीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में नौकरशाही हस्तक्षेप नहीं करे, किंतु यह स्पष्ट है कि ये अत्यधिक कुशलता से उन पर नियंत्रण रखते और उन्हें अपने निर्धारित मार्ग से विचलित होने से रोका करते थे। चोल प्रशासन चोल राज्य की सीमाएं विस्तृत थी, अतः प्रशासन की सुविधा के लिए उसे प्रांतों में विभक्त किया गया था। इन प्रांतों को मंडल कहा जाता था। चोल साम्राज्य 8 मंडलों में विभक्त था। मंडल नाडु और नाडु कोट्टम या कुर्रम में बटे हुए थे। नाडु आधुनिक जिले के समान था, जबकि कोट्टम या कुर्रम गांव के समान हुआ करते थे। बड़े प्रदेश को वलनाड कहा जाता था। प्रोफेसर अयंगार के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई कोट्टम थी। कई कोट्टम के मिलने से नाडु और कई नाडु के मिलने से एक वलनाडु की रचना होती थी। मंडल का शासन गवर्नर द्वारा होता था, जिसकी नियुक्ति राजा किया करता था। यह राजकुमार या राजवंशीय व्यक्ति या बड़ा सामंत हुआ करता था और वह केंद्र से सीधा संपर्क रखता था। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्वशासन की व्यवस्था थी। उस समय कोट्टम से लेकर मंडल तक स्वशासन के लिए संस्थाएं होती थी जो शासन देखती थी। ये संस्थाएं इस तरह थी। नगर स्तार वलनाडु की सभा थी। यह नगर की समस्याओं को हल करती थी, जबकि नाट्टर जो थी वो जिले की सभा होती थी और जिले की सभी मामलों को तय किया करती थी। गांवों का शासन भी स्थानीय था। चोल साम्राज्य में गांव 2 प्रकार के होते थे। एक साधारण गांव, जिन्हें उर कहते थे, और इनकी सभा उर्रार कहलाती थी। दूसरे वो गांव होते थे जो विद्वानों को दान में दिए जाते थे, जिन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। इनमें कार्यरत संस्थाएं सभा कहलाया करती थी। उर्रार और सभा में जनतंत्रात्मक कार्य प्रणाली थी।
ये अपना कार्य अनेक समितियों के द्वारा किया करते थे। ये समितियां वेरियम कहलाया करती थी। इनके सदस्य निर्वाचित होते थे और निर्वाचन के लिए गांवों को 30 भागों के अंतर्गत बांट दिया जाता था। प्रत्येक वार्ड के कुछ प्रत्येक वार्ड के व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को चुनते। गांव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक थी, जो इस प्रकार थी। उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान हो, उनका अपना मकान हो, उनके पास 1.5 एकड़ भूमि हो, उन्होंने या उनके संबंधी ने कोई अपराध नहीं किया हो, उनके ऊपर व्यभिचारी का आरोप नहीं हो और वे शूद्रों के साथ संबंध न रखते हों। सभी चुने हुए व्यक्तियों से प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को लेकर ग्राम सभा का निर्माण होता था। व्यक्ति का चुनाव पर्चियां डालकर किया जाता था। इस प्रकार ग्राम सभा में 30 व्यक्ति होते थे। इन्हीं से कुछ समितियां यथा न्याय, तालाब, बगीचा, विदेशी यात्री समिति आदि बनाई जाती थी। महासभा की बैठक किसी मंदिर या वृक्ष के नीचे होती थी। उनके निर्णयों को लिखकर रखा जाता था और इस सभा के कार्य कुछ इस प्रकार होते थे। भूमि कर एकत्रित करके उसे राजकोष में जमा करवाना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंध करना, सार्वजनिक संस्थाओं और मंदिरों की देखभाल करना, व्यापार की उन्नति के लिए राजपथों का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना, गांव के असैनिक और फौजदारी झगड़ों का जो है वो निपटारा करना, ये कार्य इस सभा के हुआ करते थे। इस समय राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर हुआ करता था। यह उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। किसान भूमि कर नकद या उपज किसी भी रूप में दे सकता था। इस समय भूमि का समय समय पर सर्वेक्षण कराया जाता था। अकाल, बाढ़ या आकस्मिक आपत्ति के समय कर में छूट दे दी जाती थी। भूमि कर के अलावा नदियों, तालाबों और बाजारों पर भी कर लगे थे। खानों और वनों से भी आय होती थी। व्यापारियों, सुनारों, बुनकरों से भी विभिन्न कर लिए जाते थे। चोल शासक करों के मामले में अत्यधिक उदार थे। वे जनता से स्थिति के अनुसार ही कर लिया करते थे। चोल शासकों ने एक विशाल सेना और नौसेना का गठन किया था। सेना विभिन्न दलों में बटी हुई थी। उनकी सेना में लगभग 70 रेजिमेंट थे, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे विक्रम सिंह, समर केसरी आदि। उनकी सेना में 60,000 हाथी और लगभग 1.5 लाख पैदल सैनिक थे। सेना के 3 प्रमुख अंग हाथियों की कोर, अश्वारोही और पैदल सैनिक थे। इसके अलावा धनुर्धर और असीधरों का उल्लेख भी मिलता है। सेना में उनकी शिक्षा और अनुशासन को महत्व दिया जाता था। योग्य सैनिक और सरदार को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। सेना समूचे राज्य में छोटी छावनियों में रहती थी, जिन्हें कड़म कहते थे। युद्ध में चोल सेना धर्म युद्ध के नियमों का पालन नहीं करती थी। युद्ध काल में लूटमार, अंग विच्छेद, स्त्रियों को अपमानित करना एक सामान्य बात थी। इनकी न्याय व्यवस्था बड़ी अनूठी थी। स्थानीय संस्थाएं मुकदमों का निर्णय करती थी। न्याय की अंतिम अपील राजा के पास होती थी। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार की हत्याओं के अंतर को समझकर उसके अनुसार दंड दिया जाता थी। उनकी दंड व्यवस्था उदार थी, किंतु व्यभिचारी, चोरी, धोखेबाजी को गंभीर अपराध माना जाता था। अपराध करने या न करने का फैसला ग्राम संस्थाएं करती। राज्य कर्मचारी दंड देने का कार्य किया करते थे। इस समय राज्य की आय का एक बहुत बड़ा भाग सेना, नौसेना और सामान्य प्रशासन पर खर्च किया जाता था। चोल शासक सार्वजनिक हित के कार्यों पर भी धन खर्च करते थे। सड़क, पुल, नाव, सिंचाई के साधनों पर धन खर्च किया जाता था। उनके समय अनेक नहरें, तालाब और कुओं का निर्माण कराया गया। चोल प्रशासक मंदिरों को भी दान में दिया करते थे।